टारगेट सरकारी भर्ती। वेलकम टू द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर सरकारी भर्ती प्रिपरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं टारगेट सरकारी भर्ती यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड सोशल वर्क, समाज की मूल समझ और सामाजिक कार्य। यह विषय महत्वपूर्ण है। एनएचएम, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, सीएचओ, बीपीओ, बीएचएस, सोशल वर्कर जैसी सरकारी भर्तियों में सभी सामाजिक कार्य एवं जन कल्याण से जुड़ी परीक्षाओं में तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या मिलेगा इस सीरीज में। विषय की गहराई से समझ, सरल भाषा में व्याख्या, एमसीक्यू प्लस उदाहरण, परीक्षा के लिए टिप्स और ट्रिक्स। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता, सही मार्गदर्शन, निरंतर अभ्यास, सरकारी नौकरी की जीत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए टारगेट सरकारी भर्ती के साथ। चलिए शुरू करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड सोशल वर्क भाग 3 का वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरे इस चैनल पर एनएचएम संविदा सरकारी भर्ती से संबंधित वीडियो डाले जाते हैं और इससे पहले इस चैनल पर सोशियोलॉजी से संबंधित भाग 1 और भाग 2 का वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वो वीडियो जरूर देखें। यह आपके लिए पार्ट 3 का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 61 नंबर से लेकर के आगे के प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है। समाज में टैबू किसे कहते हैं? समाज में टैबू किसे कहते हैं? स्वागत योग्य परंपरा, अत्यधिक सम्माननीय कार्य, सामाजिक रूप से निषिद्ध कार्य, मनोरंजन का साधन। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और इसके अंदर से आपको सही आंसर अपने स्तर पर बताना होगा। तो यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कि आपके इस वीडियो के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी हो जाए तो आप जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आपको सही आंसर लग रहा है लिख देवें और मेरे आंसर बताने के बाद आप मिलान करेंगे कि समाज में टैबू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझेंगे व्याख्या से। टैबू वे सामाजिक नियम होते हैं। टैबू क्या होते हैं? वे सामाजिक नियम होते हैं जिनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार या कठोर दंड मिल सकता है। सामाजिक बहिष्कार या कठोर दंड मिल सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, भारत में भाई बहन के बीच विवाह एक टैबू है। भारत में भाई बहन के बीच विवाह एक टैबू है, यानी भाई और बहन यदि विवाह कर लेते हैं तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है या समाज की ओर से उसे कठोर दंड भी मिल सकता है। तो समाज में टैबू किसे कहते हैं? अब आप इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से निषिद्ध कार्य। सामाजिक रूप से जो निषिद्ध कार्य होते हैं उसे टैबू कहते हैं। तो भाई और बहन के बीच में विवाह समाज के अंदर निषिद्ध होता है, तो यह सामाजिक रूप से निषिद्ध कार्य है। तो समाज में टैबू किसे कहते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर होगा सामाजिक रूप से निषिद्ध कार्य। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है? एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है? केवल अपनी संस्कृति अपनाना, दूसरी संस्कृति से पूर्ण रूप से कट जाना, दो संस्कृतियों के बीच संपर्क और अपनाना, संस्कृति का नाश करना। तो यहाँ पर आप समझेंगे इसको, जब दो संस्कृतियां संपर्क में आती है तो एक दूसरे से कुछ तत्व अपना लेती है, यह प्रक्रिया एक्सेलरेशन कहलाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब अलग अलग तरह की दो संस्कृतियां आपस में मिल जाती है और वे दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से कुछ तत्व, कुछ बातें अपना लेती है, तो इस प्रक्रिया को एक्सेलरेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप समझेंगे, जिस प्रकार भारतीय भोजन में चाउमीन या पिज्जा का स्थान मिलना, यानी भारतीय भोजन के अंदर चाउमीन या पिज्जा का स्थान कहाँ से मिलेगा? ये दूसरी संस्कृति से, पाश्चात्य संस्कृति से हमारी संस्कृति के अंदर आया है। तो एक्सेलरेशन का क्या अर्थ हुआ? तो मैंने आपको व्याख्या और उदाहरण से आपको समझा दिया है। अब आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। आपका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दो संस्कृतियों के बीच संपर्क और अपनाना। यानी जब दो संस्कृतियां आपस में मिल जाती है और वो एक दूसरे से कुछ तत्व अपना लेती है तो इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जैसा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि पेपर आसान नहीं होने वाला है, कठिन पेपर होगा। ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और इस प्रकार के प्रश्न आपसे यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं और फिर आप परीक्षा में बैठ करके सोचें
कि इस प्रकार के प्रश्न हमने कहीं पर पढ़े भी नहीं है और इस प्रकार के प्रश्न कहां से आ गए हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न मेरे YouTube चैनल के अलावा आपको पूरे YouTube पर और बाजार में आपको इसकी बुक शायद ही कहीं आपको मिले। तो ये प्रश्न इस प्रकार के हैं कि जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये पूर्व की विभिन्न भर्तियों के अंदर, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत ही मेहनत करके और आपके लिए इस प्रकार के टॉपिक में लेकर के आया हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर 63 है, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मुख्य आधार क्या हो सकता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मुख्य आधार क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक स्थिति, जातीय वर्ग, शिक्षा स्तर, उपरोक्त सभी। तो अब आप इसको पहले नीचे व्याख्या से समझेंगे, उसके बाद आपको यह प्रश्न समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे समाज में लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है जो जन्म, संपत्ति, शिक्षा आदि पर आधारित होता है। यानी जन्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर समाज में लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे भारत में जाति आधारित भेदभाव सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या हो सकता है। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, तो यहाँ पर आप मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो समाज को अलग अलग वर्गों में आर्थिक स्थिति के अनुसार भी बांटा जाता है, जाति या वर्ग के आधार पर भी बांटा जा सकता है और शिक्षा के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे MOB, मॉब का व्यवहार कैसा होता है। तो आपने कुछ दिन पहले ये बहुत सुना होगा कि मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुका है। तो ये मॉब लिंचिंग क्या है, मॉब का व्यवहार कैसा होता है। अनुशासित, तर्कशील, अस्थायी और उग्र नियोजित। तो मॉब का व्यवहार कैसा होगा, तो यहाँ पर आप उदाहरण से समझेंगे। मॉब एक अस्थायी समूह होता है जो अचानक उग्र और तर्कहीन व्यवहार कर सकता है। यानी एक इस प्रकार का समूह है जो अचानक आकर के वो उग्र हो सकता है और तर्कहीन व्यवहार कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ द्वारा हिंसात्मक प्रतिक्रिया, लोगों की भीड़ के द्वारा हिंसात्मक प्रतिक्रिया की जाती है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो मॉब का व्यवहार कैसा होगा, अब आप इसका आंसर देखेंगे। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थायी और उग्र मॉब का व्यवहार हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 है, सामाजिक परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्रांति, सुधार, क्रमिक परिवर्तन, युद्ध। तो यहाँ पर देखेंगे जब समाज धीरे धीरे समय के साथ बदलता है तो उसे सामाजिक विकास या इवोल्वेशन कहते हैं। सामाजिक विकास या इवोल्वेशन कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे स्त्रियों का शिक्षा और रोजगार में धीरे धीरे बढ़ता योगदान। स्त्रियों का शिक्षा और रोजगार में धीरे धीरे बढ़ता योगदान क्या होगा, तो इसे इवोल्वेशन या सामाजिक विकास कहते हैं। तो सामाजिक विकास की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्रमिक परिवर्तन, इवोल्वेशन। क्रमिक परिवर्तन इवोल्वेशन होता है, यानी क्रम से जो परिवर्तन होता है, धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, तो उसे क्रमिक परिवर्तन इवोल्वेशन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रमिक परिवर्तन कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है, जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को स्वयं प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को स्वयं प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। अर्जित स्थिति, अचीव्ड स्टेटस, जन्मजात स्थिति, विरासत, प्रबंध। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्जित स्थिति वह होती है जिसे व्यक्ति अपने प्रयासों, योग्यता या शिक्षा से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे एक गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बन जाए तो उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो अर्जित है, उसके लिए उसने मेहनत की है। ये विरासत से मिली हुई सामाजिक स्थिति नहीं है, ये अर्जित की हुई स्थिति है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को स्वयं प्राप्त करता है तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, अर्जित स्थिति, अचीव्ड स्टेटस। यानी उसने सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर यह स्थिति उसने मेहनत करके प्राप्त की है, ये कोई विरासत से मिला हुआ स्टेटस नहीं है, ये सामाजिक स्थिति उसकी क्या है, अर्जित स्थिति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 67 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, समाज में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कब होती है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कब होगी, जब समाज में एकता हो, जब संस्थाएं सुचारू रूप से चले, जब सामाजिक मानदंड टूट जाए, जब परिवार में प्रेम बढ़े। तो डिसऑर्गेनाइजेशन है। अब आप यहाँ पर इसको समझेंगे, जब समाज के नियम,
मूल्य और संस्थाएं विघटित हो जाती है और अस्थिरता आ जाती है तो उसे सामाजिक अव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण से आप समझेंगे, अत्यधिक अपराध, भ्रष्टाचार, पारिवारिक टूटन इत्यादि। यानी अत्यधिक अपराध हो, भ्रष्टाचार हो या पारिवारिक टूटन हो, पारिवारिक झगड़ा हो, तो यह सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कब होगा? अब आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब सामाजिक मानदंड टूट जाए। जब सामाजिक मानदंड टूट जाए तो उसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 68 नंबर प्रश्न है सोशल रोल। सोशल रोल में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। और अब आप इसको समझे पहले कि व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, इसलिए भूमिकाओं में लचीलापन आवश्यक होता है। इसलिए भूमिकाओं में लचीलापन आवश्यक होता है। यहाँ पर आप उदाहरण से समझेंगे, एक महिला ऑफिस में प्रबंधक और घर में माँ की भूमिका निभाती है, तो यह सोशल रोल होता है, भूमिका होती है। एक महिला जो है वो ऑफिस में प्रबंधक की भूमिका निभाती है और घर में माँ की भूमिका निभा सकती है। तो आप देखेंगे सोशल रोल में लचीलापन क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, ताकि व्यक्ति हर स्थिति में सामंजस्य बैठा सके। सोशल रोल में लचीलापन क्यों जरूरी है? ताकि व्यक्ति हर स्थिति में सामंजस्य बैठा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न है, रेफरेंस ग्रुप का क्या कार्य होता है? रेफरेंस ग्रुप का क्या कार्य होता है? केवल आलोचना करना, कानूनी सलाह देना, मानदंड और मूल्य प्रदान करना, शिक्षा देना। अब आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें, और नहीं आता है तो आप इसको समझें। रेफरेंस ग्रुप वह होता है जिससे व्यक्ति प्रेरणा लेता है और अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढालता है। तो रेफरेंस ग्रुप क्या होगा? जिससे व्यक्ति प्रेरणा लेता है, यानी ग्रुप से कोई शिक्षा लेता है, प्रेरणा लेता है और अपने व्यवहार को, और वहां से प्रेरणा लेकर के, शिक्षा लेकर के और अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढाल लेता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से आप समझेंगे, एक छात्र आईएएस अधिकारियों को अपना रेफरेंस ग्रुप मान सकता है। यानी कोई छात्र है वो आईएएस को देख करके और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करता है, तो वो रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। तो अब आपने कमेंट बॉक्स में जो लिखा है उससे मिलान कीजिए कि आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानदंड और मूल्य प्रदान करना। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस ग्रुप का कार्य क्या होगा? मानदंड और मूल्य प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका कौन सा है? सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका कौन सा है? कानून, अदालत, रीति रिवाज, पुलिस। तो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका कौन सा है? ये प्रश्न मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसके अंदर भी आपसे पूछा था कि सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक और औपचारिक दोनों आपको बताए थे। अनौपचारिक तरीका कौन सा होता है और औपचारिक तरीका कौन सा होता है। तो यहाँ पर आप इसको पहले समझ लें कि अनौपचारिक नियंत्रण समाज के द्वारा परंपरा, मान्यता और सामाजिक दबाव के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, गांव में यदि कोई महिला सिर पर घूंघट न करे तो समाज उसे तिरछी नजरों से देखता है। ये क्या हुई? हमारी संस्कृति, परंपरा, मान्यता और सामाजिक दबाव होता है, तो उसके कारण व्यक्ति को कुछ लिमिट्स होती है, तो उनका पालन करना जरूरी होता है। तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कि सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका कौन सा है? कानून है, अदालत है, रीति रिवाज है, पुलिस है। यदि इतना समझाने के बाद भी आप इसका सही आंसर नहीं दे सकेंगे तो आप आज ही अपनी तैयारी छोड़ दें। आपको परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो 70 नंबर लगा करके जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें। यदि आपने इसका सही आंसर दे दिया है तो आप परीक्षा आवश्यक रूप से दें, और मेरा वादा है कि आप परीक्षा में निश्चित रूप से सफल होंगे। तो यहाँ पर देखें, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका कौन सा है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रीति रिवाज। ऑप्शन सी, रीति रिवाज। तो आपके लिए मैं जो ये वीडियो लेकर के आता हूँ, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको व्याख्या और उदाहरण से आपको अच्छे से समझाऊं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप जब मेरे वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर याद हो जाए, आपको अलग से इसकी मेहनत नहीं करनी पड़े। इस तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल
पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, क्योंकि इस चैनल पर भविष्य के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आऊंगा। आपको घर बैठे अपने मोबाइल के अंदर इस प्रकार की जानकारी और कोई नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 71 नंबर प्रश्न आपके लिए है, प्राइमरी ग्रुप का एक मुख्य गुण क्या है। प्राइमरी ग्रुप का एक मुख्य गुण क्या है? व्यवसायिक संबंध, औपचारिकता, भावनात्मक घनिष्ठता, अस्थायी संबंध। यहाँ पर आप समझेंगे पहले, प्राइमरी ग्रुप में सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और इनका संबंध घनिष्ठ और स्थायी होता है। उदाहरण के लिए परिवार दोस्तों का समूह है। परिवार जो होता है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार दोस्तों का समूह है तो उनके संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं। तो यह परिवार और दोस्तों का समूह है जो है तो वो प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। तो प्राइमरी ग्रुप का एक मुख्य गुण क्या है? यहाँ पर देखेंगे व्यवसायिक संबंध, औपचारिकता, भावनात्मक घनिष्ठता, अस्थायी संबंध। आपका सही आंसर क्या होगा आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, तो आप अब मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भावनात्मक घनिष्ठता। प्राइमरी ग्रुप का मुख्य गुण क्या है? भावनात्मक घनिष्ठता। 72 नंबर प्रश्न है, सेकेंडरी ग्रुप। इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था वो था प्राइमरी ग्रुप और ये है सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। आप सेकेंडरी ग्रुप में संबंध कैसे होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप में संबंध कैसे होंगे यहाँ पर देखेंगे। सेकेंडरी ग्रुप में सदस्य किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए एकत्र होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर, कार्यालय, क्लब के अंदर। उदाहरण के लिए बैंक में सहकर्मी, स्कूल के अंदर छात्र जो होते हैं, कार्यालय के अंदर कर्मचारी जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी ग्रुप से जोड़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रुप में संबंध कैसे होंगे? अनौपचारिक और भावुक, भावनात्मक और घनिष्ठ, औपचारिक और कार्यपरक, धार्मिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, औपचारिक और कार्यपरक। यानी वहां पर आप अपने कार्य से जाते हैं, वो आपका कार्यस्थल है, वहां पर किसी विशेष उद्देश्य से आप इकट्ठे होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप में संबंध आपका कैसा होगा? वो औपचारिक और कार्यपरक होगा। और प्राइमरी ग्रुप में आपका संबंध कैसा होगा? वो आपका भावनात्मक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73 नंबर प्रश्न है, समाज में मानदंड नॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य मैंने इससे पहले के वीडियो के अंदर भी आपसे पूछा था, तो यहाँ पर जल्दी से आप यहाँ पर देखेंगे, नॉर्म्स समाज में स्वीकार्य व्यवहार के मानक होते हैं। नॉर्म्स आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर लगभग इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं आपसे। नॉर्म्स समाज में स्वीकार्य व्यवहार के मानक होते हैं जो सामाजिक जीवन को अनुशासित करते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थान पर शांति बनाए रखना, ये एक नॉर्म्स है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, फोकवेज और मोरेज में क्या अंतर है? फोकवेज और मोरेज में क्या अंतर है? फोकवेज जो होता है वो कानूनी नियम होते हैं और मोरेज धार्मिक होते हैं। फोकवेज हल्के नियम होते हैं, मोरेज गंभीर और नैतिक नियम होते हैं। दोनों समान है, फोकवेज अनैतिक होते हैं। तो यहाँ पर आप पहले इसको समझे, फोकवेज का उल्लंघन करने पर हल्की सामाजिक प्रतिक्रिया होती है, हल्की सामाजिक प्रतिक्रिया होती है, जबकि मोरेज का उल्लंघन गंभीर सामाजिक दंड ला सकता है। मोरेज का उल्लंघन क्या होगा? गंभीर सामाजिक दंड ला सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे, फोकवे का मतलब है जूते पहनकर मंदिर जाना अवांछनीय है, तो इसके अंदर हल्की सामाजिक प्रतिक्रिया हो सकती है कि मंदिर में जूते पहन करके नहीं जाने चाहिए, तो ये अवांछनीय है। और मोरेज क्या है? मोरेज है हत्या करना, गंभीर अपराध करना, तो गंभीर अपराध होगा वो मोरेज कहलाएगा। तो अब आप यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलान कीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा फोकवेज हल्के नियम होते हैं, मोरेज गंभीर नैतिक नियम होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है, कल्चरल लैग का अर्थ क्या है? कल्चरल लैग का अर्थ क्या है? संस्कृति का नाश, संस्कृति में एकरूपता, तकनीकी प्रगति के बाद सामाजिक संस्थाओं का पीछे रह जाना, संस्कृति का तेजी से विकास। तो यहाँ पर देखिए, जब तकनीकी तेजी से बदलती है लेकिन समाज और संस्कृति उसे अपनाने में पीछे रह जाते हैं, तब कल्चरल लैग होता है। उदाहरण के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी, तकनीक आने के बाद कानून और नैतिकता का उस पर पीछे रह जाना, कानून और नैतिकता का उस पर पीछे रह जाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तकनीकी प्रगति के बाद सामाजिक संस्थाओं का पीछे रह जाना। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है, सामाजिकरण। सामाजिकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कब शुरू होती है? सामाजिकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कब शुरू होती है? ABCD के अंदर आपका सही आंसर जल्दी से आप लिख दें कमेंट में और मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, सोशलाइजेशन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जन्म के साथ ही परिवार के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, बच्चा माँ बाप की भाषा, हाव भाव और संस्कारों को सीखता है। बच्चा क्या सीखता है? माँ बाप की भाषा,
हाव भाव और संस्कारों को सीखता है। तो सामाजिकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कब होगी? स्कूल में होगी, किशोरावस्था में होगी, जन्म के साथ होगी, विवाह के बाद होगी। तो मैंने आपको उदाहरण से यहाँ समझाया है। तो अब आप जल्दी से इसका सही आंसर बता दें और मिलान कीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के साथ। ऑप्शन सी क्या होगा? जन्म के साथ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और जन्म के साथ जो माता पिता के साथ रहता है, परिवार में रहता है, तो वो माँ बाप की भाषा, हाव भाव और संस्कारों को सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा, जन्म के साथ। 77 नंबर प्रश्न है, रीसोशलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? रीसोशलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? समाज में अलग होना, नए सामाजिक नियमों को सीखना, सामाजिक जीवन का त्याग करना, सामाजिक परिवर्तन को नकारना। तो यहाँ पर देखेंगे रीसोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पुराने व्यवहार को त्याग कर नया सामाजिक व्यवहार अपनाता है। उदाहरण के लिए, एक अपराधी जेल से छूटने के बाद नया जीवन जीने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नए सामाजिक नियमों को सीखना। जो ये मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सोशियोलॉजी से संबंधित आपको इस प्रकार के प्रश्न और कहीं नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से समझा करके आपको और कोई नहीं बताएगा। तो बीच में आपको एक बात बता देता हूँ, एनएचएम संविदा भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। सिर्फ 150 रुपए में 275 पेज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू एनएचएम संविदा भर्ती के सभी पदों के पाठ्यक्रम पर आधारित है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न तुरंत लिंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे फोन पे नंबर दे रखे हैं, इस पर आपको 150 रुपए फोन पे करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जल्दी करें, ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तैयारी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अभी समय कम है। आपके लिए जितना मेरे पास मैटर है उनके वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा सकूं, इतना मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैंने यह निकाला है कि आपको 150 रुपए में 275 पेज के महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे। तो यदि आप चाहें तो ये नोट्स आप खरीद सकते हैं। अब देखेंगे 78 नंबर प्रश्न है, सोशल मोबिलिटी का क्या अर्थ है? सोशल मोबिलिटी का क्या अर्थ होता है? एक ही वर्ग में बने रहना, सामाजिक यात्रा करना, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी में जाना, शिक्षा प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति या समूह सामाजिक वर्ग या स्थिति में ऊपर या नीचे जाता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक मजदूर व्यवसायी बन जाता है, एक मजदूर होता है वो व्यवसायी बन जाता है, व्यापारी बन जाता है, तो उसे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सोशल मोबिलिटी का क्या अर्थ है? तो सोशल मोबिलिटी का अर्थ है ऑप्शन सी, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी में जाना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न है, कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी कैसी होती है? कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी कैसी होती है? ABCD के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखें, जाति व्यवस्था जन्म आधारित होती है, इसमें सामाजिक स्थिति निश्चित रहती है, इसलिए सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई शूद्र जन्म से ही शूद्र रहता है, भले ही वह कितना भी धनवान हो। तो मैंने आपको यहाँ पर कास्ट सिस्टम मोबिलिटी कैसी होती है ये बताया है। तो अब आपको इसका आंसर देना है, तो जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई मोबिलिटी नहीं। कोई मोबिलिटी नहीं। कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी कैसी होती है? कोई मोबिलिटी नहीं होती है। तो आज के वीडियो का ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न बताने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने साथ के सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 80 है, सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या कार्य होता है? सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या कार्य होता है? स्वतंत्रता को रोकना, समाज में विघटन लाना, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कानून बनाना। तो अब आप इसका व्याख्या और उदाहरण से समझ करके इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप 80 नंबर लगा करके ABCD के अंदर आपका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। तब तक सभी को जय।